नमस्ते। चलिए आज सफर करते हैं क्यूबा के इतिहास का। एक ऐसा द्वीप जो अपनी खूबसूरती, क्रांतिकारी जज्बे और कह सकते हैं कभी ना हारने वाले हौसले के लिए जाना जाता है। इसे लोग एंटिल्स का मोती भी कहते हैं और ये नाम इसकी कुदरती खूबसूरती और ऐतिहासिक पहचान को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। पर इस चमक दमक के पीछे ना संघर्ष और बदलाव की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी छुपी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब समय में काफी पीछे चलते हैं। जब यूरोपीय जहाज़ों ने यहाँ दस्तक भी नहीं दी थी, तब क्यूबा स्वदेशी संस्कृतियों का एक जीता जागता केंद्र हुआ करता था। एक ऐसी दुनिया जो बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी। उस वक्त क्यूबा में टाइनो, अरावाक और सिबोनी जैसे कई समुदाय रहते थे और उनकी जिंदगी पूरी तरह से तब बदल गई जब 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस यहां पहुंचा और उसने स्पेन के लिए इस द्वीप पर अपना दावा ठोक दिया। बस यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। स्पेन के लोगों ने यहां आकर एक बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूड सिस्टम लागू किया जिसे एनकोमिएंडा कहा जाता था। अब ये था क्या? इसे ऐसे समझिए कि वहां के मूल निवासियों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, मतलब अपनी ही जमीन पर एक तरह की गुलामी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। यूरोप से आई नई नई बीमारियां और काम करने के मुश्किल हालात, इन सब की वजह से सिर्फ एक सदी के अंदर ही क्यूबा की जो मूल आबादी थी वो लगभग खत्म ही हो गई। ये एक बहुत बड़ा दुखद नुकसान था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1762 में। इस साल ब्रिटिश सेना ने कुछ वक्त के लिए हवाना पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, ये कब्जा ज्यादा दिन तो नहीं चला, लेकिन इसने क्यूबा को दुनिया के व्यापार के लिए खोल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चीनी का कारोबार तो खूब बढ़ा, पर साथ ही अफ्रीका से गुलामों को भी बड़े पैमाने पर यहां लाया जाने लगा। तो अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं जहां क्यूबा ने अपनी पहचान और आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया। ये एक लंबी लड़ाई थी जो पहले स्पेन के खिलाफ लड़ी गई और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के साये में। 19वीं सदी की शुरुआत की बात करें तो क्यूबा का समाज ना बहुत ज्यादा बटा हुआ था। एक तरफ थे गोरे उपनिवेशवादी, दूसरी तरफ आज़ाद अश्वेत लोग और फिर थे अफ्रीकी गुलाम। समाज का ये ताना बाना बहुत उलझा हुआ था और यही तनाव आगे चलकर आज़ादी की एक जबरदस्त लड़ाई की वजह बना। आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी भड़की 1868 में। तब कार्लोस मैनुएल डी सेस्पेड्स नाम के एक बागान मालिक ने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया और स्पेन से क्यूबा की आज़ादी का ऐलान कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ 10 साल लंबा युद्ध। तो स्पेन के खिलाफ तो जंग जीत ली, लेकिन अब क्यूबा के सामने एक नई हकीकत थी। कहने को तो वो आज़ाद हो गया था, पर असल में वो अमेरिका का एक प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित राज्य बन गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब अमेरिका का क्यूबा के मामलों में अच्छा खासा दखल रहने वाला था और अमेरिका के इस कंट्रोल को बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई प्लैट अमेंडमेंट में। इससे हुआ ये कि अमेरिका को क्यूबा की राजनीति, उसके पैसों के मामलों, यहाँ तक कि उसके विदेशी रिश्तों में भी दखल देने का अधिकार मिल गया। जाहिर है, इससे क्यूबा की अपनी आज़ादी काफ़ी हद तक सिमट कर रह गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की तरफ। ये एक ऐसा दौर था जहां राजनीतिक उथल-पुथल और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और इसी माहौल ने एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। 20वीं सदी की शुरुआत में क्यूबा की हालत एक रोलर कोस्टर की तरह थी, कभी ऊपर कभी नीचे। टूरिज्म और चीनी के कारोबार से पैसा तो खूब आया, लेकिन फिर दुनिया भर में मंदी आई, राजनीतिक माहौल भी बिगड़ा और इन सब ने द्वीप को बार बार मुश्किल में डाल दिया। इसी उथल-पुथल के बीच फुल्खेंसियो बतिस्टा जैसे ताकतवर नेताओं का उदय हुआ। बतिस्टा के राज में बेरोजगारी और राजनीतिक दमन बहुत बढ़ गया था। इससे जो मिडिल क्लास था वो बहुत परेशान हो गया और यही बेचैनी, यही गुस्सा वो चिंगारी बना जिससे आगे चलकर क्रांति की आग भड़की। और इसी माहौल में एक करिश्माई लीडर सामने आया, फिदेल कास्त्रो। सोचिए, 1956 में उन्होंने सिर्फ मुट्ठी भर साथियों के साथ एक विद्रोह शुरू किया था और देखते ही देखते उनका आंदोलन बढ़ता चला गया। सिर्फ 2 साल के अंदर बतिस्ता की तानाशाही खत्म हो गई और सत्ता कास्त्रो के हाथ में आ गई। सत्ता में आते ही कास्ट्रो ने जमीन से जुड़े बड़े सुधार किए और सोवियत संघ से हाथ मिला लिया। बस यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी और दोनों देशों के रिश्ते एकदम से बिगड़ गए। नतीजा, अमेरिका ने क्यूबा पर पूरी तरह से व्यापारिक पाबंदी लगा दी
और ये तनाव इतना बढ़ा कि 1962 में दुनिया ने क्यूबा मिसाइल संकट देखा। अब आते हैं कहानी के आधुनिक दौर में। ये वो वक्त था जब क्यूबा को अपने सबसे बड़े मददगार सोवियत संघ के टूटने के बाद एक बहुत ही गहरे संकट का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ के बिखरने का क्यूबा पर बहुत ही बुरा असर हुआ। जरा सोचिए, जो 4 से 6 बिलियन डॉलर्स की मदद हर साल मिलती थी, वो अचानक बंद हो गई। ये एक तरह से उनकी इकॉनमी की लाइफलाइन थी, और इसके बिना क्यूबा में खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की भारी किल्लत हो गई। फिर 2008 में जब फिदल कास्ट्रो ने पद छोड़ा तो उनके भाई राउल ने कमान संभाली और एक अलग रास्ता चुना। फिदल की सख्त कम्युनिस्ट नीतियों से हटकर राउल ने धीरे धीरे इकॉनमी में सुधार करने शुरू किए। उनकी कोशिश थी कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए और लोगों पर लगी कुछ पाबंदियों को कम किया जाए। हाल के कुछ सालों में क्यूबा ने धीरे धीरे बाहरी दुनिया से जुड़ना शुरू किया है, खासकर जब से अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशें हुई हैं। अब वहां विदेशी व्यापार और यात्रा के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। साथ ही देश के अंदर भी इकॉनमी को सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। तो आज क्यूबा एक बार फिर एक अहम चौराहे पर खड़ा है। अपने इतने उतार चढ़ाव भरे इतिहास से सीखते हुए वो एक नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसका रास्ता अभी साफ नहीं है। पूरी दुनिया की नज़रें उस पर हैं। सब यही सोच रहे हैं कि क्यूबा की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।